जय हिंद दोस्तों, ये अब हम साप्ताहिक करंट अफेयर 25 नवंबर से 2 दिसंबर तक का आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और ये 25 नवंबर से 2 दिसंबर को उपलब्ध होगा। फिर एक 3 दिसंबर से आपको उपलब्ध कराया जाएगा 9 दिसंबर तक का। फिर आपको 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक का करंट अफेयर उपलब्ध कराया जाएगा। फिर इसके बाद जो है क्रमबद्ध रूप से उसी के हिसाब से आगे आपका चलता रहेगा। तो पहले हम देख लेते हैं 25 नवंबर से 2 दिसंबर तक का करंट अफेयर, क्योंकि काफ़ी समय से यूट्यूब चैनल में हम आपको चीज़ें नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से आपको प्रदान की जाएंगी। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का साप्ताहिक करंट अफेयर जो है 25 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 के मध्य का। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 25 नवंबर से 2 दिसंबर तक प्रमुख कौन कौन से दिवस मनाए गए। तो 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसके अलावा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया और विश्व सतत परिवहन दिवस भी मनाया गया। 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया। 30 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय युद्ध से सभी युद्ध राष्ट्रीय युद्ध सॉरी 30 नवंबर को मनाया गया रासायनिक युद्ध से सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया गया। इसके अलावा 1 दिसंबर को आप सभी जानते हैं विश्व एड्स दिवस मनाया गया और नागालैंड राज्य दिवस भी मनाया गया 1 दिसंबर को। इसके अलावा बीएसएफ का स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। तो एक बार आप इन सभी जो दिवस मनाए गए 25 नवंबर से 2 दिसंबर तक प्रमुख दिवस मनाए गए, ये उन सब की लिस्ट है। आप इन सबको एक बार जरूर देखिएगा। अब हम न्यूज़ शुरू करते हैं, साप्ताहिक करंट अफेयर को शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ देख लेते हैं। 30 नवंबर को भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन को उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? लेह लद्दाख में किया गया। इसका निर्माण एनटीपीसी लिमिटेड के लिए अमारा राजा इंफ्रा द्वारा किया जा रहा है, मतलब किया गया है। तो 30 नवंबर को भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? लेह लद्दाख में। इसका निर्माण एनटीपीसी लिमिटेड के लिए अमारा राजा इंफ्रा द्वारा शुरू किया, मतलब इंफ्रा द्वारा किया गया है, शुरू किया गया, कंप्लीट हो चुका है ये। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। 29 नवंबर को कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुण से आपको समझ में आ जाएगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, इसे याद रखिएगा। तो मिशन अरुण हिमवीर जो शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है 29 नवंबर को कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए। 30 नवंबर को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, इन्होंने ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 236वीं बैठक की अध्यक्षता की। तो आपको अगर पूछा जाए कि ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की जो 236वीं बैठक है उसकी अध्यक्षता किसने की, तो हमें बताना है भारत के केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा। क्योंकि डॉक्टर मनसुख मंडाविया ये दोनों मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। कौन कौन से? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री। तो इन्होंने ही ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 236वीं बैठक की अध्यक्षता की है। अगली न्यूज़ देखते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम एक मिनट देख लेते हैं, ये थोड़ी सी लग रहा कुछ न्यूज इधर उधर हो गई। कुल मिला के ये देख लेते हैं कि 13 में है कि क्या है। कुल मिला के याद रखिएगा राष्ट्रीय बीज सम्मेलन जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया 13 में होगा यहाँ पे ये, क्योंकि मुझे तो लग रहा 13 में हो सकता है, या थोड़ी देख लीजिएगा आप लोग इसे सर्च करके। मुझे तो 13 में लग रहा है, थोड़ी सा लिखने में मिस्टेक हो गया है। तो तो अब हम शुरू करते हैं। किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम 13 में राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका आयोजन जो है किया गया, इसे याद रखिएगा।
और इसका आयोजन 28 से 30 नवंबर 2000, एक मिनट ऐसे करिए, इस न्यूज़ को रहने दीजिए, अगली न्यूज़ पर चलते हैं, थोड़ी सा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। 2 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान के मुल्तान में आयोजित विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट परिषद की 26वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि भारत पहली बार दृष्टिहीनों के महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। यह विश्व कप कब आयोजित होगा? तो ये विश्व कप जो है नवंबर 2025 में भारत में आयोजित होगा। तो याद रखिएगा, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 दिसंबर को पाकिस्तान मुल्तान में आयोजित विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट परिषद की 26वीं जो वार्षिक आम बैठक हुई, उसके दौरान निर्णय लिया गया कि भारत पहली बार दृष्टिहीनों के लिए महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। यह विश्व कप कब आयोजित होगा? ये विश्व कप आयोजित होगा नवंबर 2025 में। नवंबर 2024 के किस राज्य द्वारा बस संगवारी ऐप जो है लॉन्च किया गया? तो बस संगवारी ऐप के बारे में अगर बात करें तो ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। आप लोग बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के मतलब छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली न्यूज पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2024 को 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः महिला और पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। तो याद रखिएगा, 1 दिसंबर 2024 को जो सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसमें महिला एकल का पद खिताब किसने जीता? PV सिंधु ने। और पुरुष एकल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। अगली न्यूज को देखते हैं। 30 नवंबर को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बागवानी फसल किसानों की प्रमाणित रोग मुक्त सामग्री तक पहुंच में सुधार के लिए 98 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से उनकी फसल की उपज, गुणवत्ता और जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलापन बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, भारत सरकार और ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक कहते हैं हिंदी में, इन दोनों के मध्य 30 नवंबर को समझौता किया गया 98 मिलियन अमेरिकी डॉलर का, जिसके तहत बागवानी फसल किसानों की प्रमाणित रोग मुक्त रोपण सामग्री तक पहुंच में सुधार के लिए इस समझौते को किया गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एशियाई विकास बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ पर है। अगली न्यूज़ को देख लेते हैं। 29 और 30 नवंबर 2024 को मेगांग महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? अगर हम बात करें मेगांग महोत्सव का, तो मेगांग महोत्सव का आयोजन किया गया मेघालय में। और इस मेगांग महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है, मेगांग फूल के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। यह फूल गारो पहाड़ियों में बड़ी संख्या में खिलता है। इस महोत्सव में गारो संस्कृति का जश्न मनाया जाता है, जिसमें लोक नृत्य, स्वदेशी खेल, संगीत, हथकरघा और हस्तशिल्प और प्रमाणिक व्यंजन शामिल हैं। जो गारो संस्कृति के हैं वही इसमें शामिल हैं। गारो संस्कृति से संबंधित सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय समुदायों, कलाकारों, पर्यटकों और कारीगरों को एकजुट करना और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देना है। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है, 28 नवंबर को किसने भारतीय वायुसेना के एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है भारतीय सेना प्रमुख जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अगली न्यूज़ को देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे कहते हैं नेशनल डोपिंग एजेंसी, नाडा कहते हैं, इसने पहलवान बजरंग पुनिया पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया? तो पहलवान बजरंग पुनिया पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि ये जो प्रतिबंध है ये 23 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है। मतलब अभी ये दिसंबर चल रहा है, लेकिन इससे पहले से शुरू किया गया। 23 अप्रैल से इसे शुरू कर दिया गया है कि तो मतलब 23 अप्रैल से माना जाएगा इसको शुरू। 23 अप्रैल 2024 से शुरू माना जाएगा, थोड़े पीछे से इसे लागू किया गया है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। 1 दिसंबर 2024 को मनाए गए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? हमने आपको बताया था ऊपर कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और BSF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा और क्या मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमने अभी ऊपर ही शुरुआत में आपको बताया। और इसकी थीम क्या थी 2024 के लिए? तो इसकी थीम थी टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। क्या थी इसकी थीम? टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। यह दिवस 1988 से मनाया जा रहा है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है
या अगले प्रश्न को मान लीजिए, हाल ही में किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तकला विरासत घरचोला, जो विवाह के अवसर पर कन्या द्वारा पहनी जाने वाली बंधेज प्रकार की रेशमी चूनर या साड़ी है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, जो सांस्कृतिक हस्तकला विरासत है घरचोला, ये गुजरात राज्य से संबंधित है और ये एक प्रकार की बंधेज प्रकार की रेशमी चूनर या साड़ी है। इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें गुजरात के कुल जीआई टैग की संख्या, इस जीआई टैग के साथ मतलब इस जीआई टैग के मिलने के साथ कुल मिलाकर कितने हो गए जीआई टैग गुजरात में, तो 27 जीआई टैग हो गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसको एफबीआई का नेतृत्व करने के लिए नामित किया है। तो अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप आप सभी जानते हैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने। इसके अलावा ये अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और 47वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने चुनाव जीत लिया है। 20 जनवरी 2025 को अपने पदभार ग्रहण करेंगे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में। तो इन्होंने अपन किसको एफबीआई का नेतृत्व करने के लिए नामित किया, तो इन्होंने किया है काश पटेल जी को। काश पटेल क्या है? काश पटेल भारतीय मूल के हैं या भारतवंशी कहा जाए, भारतवंशी हैं। काश पटेल जी को नियुक्त किया है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में संगम और आसपास के क्षेत्रों को महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए अस्थायी रूप से महाकुंभ मेला जिला घोषित किया है। इस महाकुंभ 2025 का आयोजन कब से कब तक होगा? तो इसका आयोजन होगा 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो महाकुंभ मेला है, ये 1 दिसंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक महाकुंभ मेला जिला जो है ये रहेगा। ये अस्थायी रूप से बनाया गया है केवल कुंभ मेला के लिए, कि उसका प्रबंधन बेहतर तरीके से हो सके और उसको एक पहचान मिल सके। हालांकि कुंभ मेला तो पहले से ही पहचाना गया, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। इसके उचित प्रबंधन के लिए ही महाकुंभ मेला जिला को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 दिसंबर को किसने आईसीसी के चेयरमैन के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है? तो ये जय शाह जी ने किया है। ये आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन बने हैं। बीसीसीआई के सचिव रहे, एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष रहे। अब ये बन गए हैं आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं। कौन? जय शाह जी। और ये आईसीसी के सबसे युवा चेयरपर्सन हैं। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस समय बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, चेयरपर्सन कौन है बीसीसीआई के। इसके अलावा बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2024 में कोयला उत्पादन अनंतिम आधार पर कितना पहुंच गया है? अगर हम बात करें नवंबर 2024 में कोयला उत्पादन जो अनंतिम आधार पर पहुंच गया है वो है 90.62 मिलियन टन। अगर हम बात करें नवंबर 2024 की बताया गया 90.62 मिलियन टन पहुंच गया। अगर हम बात करें जस्ट एक साल पहले नवंबर 2023 में यही कोयला का जो अनंतिम आधार पर उत्पादन था ये था 84.52 मिलियन टन। तो पिछले वर्ष से ये 7.20% की वृद्धि को इस समय दर्शा रहा है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2024 में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए हो गया। वार्षिक आधार पर इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो अगर हम बात करें वार्षिक आधार पर तो इसमें 8.5% की वृद्धि हुई है, 8.5% की वृद्धि हुई है, क्योंकि पिछले वर्ष नवंबर 2023 में कुल सकल जीएसटी राजस्व जो था 1.68 लाख करोड़ रुपए था और इस बार 1.82 लाख करोड़ रुपए। तो 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कि पिछले वर्ष से कितना बढ़ गया, तो 8.5, पिछले वर्ष कितना था 1.68 लाख करोड़, और इस वर्ष सकल जीएसटी संग्रह कितना है 1.82 लाख करोड़। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वारंगल तेलंगाना के 21 वर्षीय खिलाड़ी अर्जुन एरिकेसी शास्त्रीय शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। इससे पूर्व इस प्रतिष्ठित क्लब पर कौन भारतीय शामिल हुआ था? तो इससे पहले इस प्रतिष्ठित क्लब में विश्वनाथन आनंद शामिल थे। और हाल ही में आप सभी जानते हैं कि गुकेश डी ने सबसे
कम उम्र के शतरंज में विश्व चैंपियन बनने का खिताब हासिल किया है। अगली न्यूज पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2 से 13 दिसंबर 2024 के मध्य मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पार्टियों को 16वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया। तो 2 से 13 दिसंबर तक, क्योंकि आज 16 दिसंबर है इसलिए इसको ऐसा लिखा है। 2 से 13 दिसंबर 2024 के मध्य मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पार्टियों को 16वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया रियाद सऊदी अरब में। अगली न्यूज पर चलते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2024 में यूपीआई ने 16.58 बिलियन लेन देन पूर्ण किए, जिसकी कुल राशि 23.49 लाख करोड़ रुपए थी। वार्षिक आधार पर इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वार्षिक आधार पर इसमें 45% की वृद्धि हुई है। और अगर हम यूपीआई के बारे में बात करें तो यूपीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा, अक्टूबर 2024 में यूपीआई ने 16.58 बिलियन लेन देन पूर्ण किए। कुल धनराशि 23.49 लाख करोड़ रुपए थी। वार्षिक आधार पर इसमें 45% की वृद्धि हुई है। अगर हम यूपीआई के बारे में बात करें तो यूपीआई 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा शुरू किया गया था। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में आयोजित लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो जो लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2024 है, इसका खिताब जीता मैक्स वर्स्टेपेन ने। किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपेन ने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। अगली न्यूज पर देखते हैं। अगली न्यूज है नेटवर्क, या अगला प्रश्न कहा जाए नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान कितना है इसमें? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 49वां। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज है, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है कीथ कैलॉग को नियुक्त किया है नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में प्रसिद्ध लेखक ब्रेंटेक वाक का निधन हो गया। याद रखिएगा, ब्रेंटेक वाक का निधन हो गया। ये किस देश से थे? तो ये थे दक्षिण अफ्रीका से। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, नई दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कब शुरू होने की उम्मीद है? तो ये जनवरी 2025 में शुरू होने की उम्मीद है, ऐसा बताया गया था कुछ समय पहले जानकारी में। हाल ही में सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कौन सी मंजूरी दी है? मतलब किसको मंजूरी दी है? कुछ ऐसे ही होगा। तो ये अल्फ़ाबेट को मंजूरी दी है सीसीआई ने फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए। अल्फ़ाबेट है या अल्फ़ाबेटिक है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। इस क्वेश्चन को एक बार नेट में सर्च कर लीजिएगा आप लोग। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। पूर्वोत्तर पैरा खेल 2024 में त्रिपुरा पैरालंपिक टीम ने गुवाहाटी में आयोजित पूर्वोत्तर पैरा खेलों में 9 स्वर्ण सहित 23 पदक जीते। तो याद रखिएगा, पूर्वोत्तर जो पैरा खेल हुए थे 2024 में, तो त्रिपुरा की जो पैरालंपिक टीम है इसने पूर्वोत्तर पैरा खेलों में 9 स्वर्ण पदक यानी 9 गोल्ड और 9 गोल्ड के साथ 23 पदक जीते। मतलब इन्होंने जो पूर्वोत्तर पैरा खेल 2024 आयोजित हुए हैं गुवाहाटी में, एक मिनट इस न्यूज़ को फिर से एक बार देखिए। पूर्वोत्तर पैरा खेल 2024 जो आयोजित हुए हैं गुवाहाटी में, इसमें त्रिपुरा की जो पैरालंपिक टीम है इसने कुल 23 पदक जीते, जिसमें 9 गोल्ड यानी 9 स्वर्ण पदक शामिल थे। अगली मतलब अब कुछ सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो बचे हुए हैं उनको और देख लेते हैं। 28 नवंबर को किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जो ऑस्ट्रेलिया देश है इसने 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये 28 नवंबर को
ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा विधेयक पारित किया है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। सरकारी डेटा के अनुसार 2024-25 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि धीमी होकर कितनी हो गई? तो 2024-25 की दूसरी तिमाही में भारत की जो जीडीपी है वृद्धि दर धीमी होकर 5.4% हो गई है। इसे भी याद रखिएगा। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ है 29 नवंबर को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नवाचार और हरित इस्पात प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल है, सेल ने नवाचार और हरित इस्पात प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगली न्यूज है आगामी 9 दिसंबर को जयपुर में राइजिंग, मतलब अब आगामी क्या है, 9 दिसंबर को जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का आयोजन जो है 9 से 11 दिसंबर तक किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का आयोजन 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में किया गया, जिसका उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 28 नवंबर को अमीय कुमार बागची का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो अमीय कुमार बागची के बारे में बात करें तो ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है 26 से 29 नवंबर 2024 तक 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया। अगर हम बात करें 12वें जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के बारे में है, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन किया गया काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। इसका आयोजन किया गया 26 से 29 नवंबर 2024 तक 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन। अगली न्यूज पर चलते हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक या कहा जाए स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो ये फिल्म है टॉक्सिक। इस फिल्म को 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है। और 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए इस वर्ष की थीम थी, क्या थीम थी? युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। ये थीम थी कि युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। ये थीम थी 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। 28 नवंबर को यात्रियों की सुरक्षा के लिए, यहाँ पात्रियों लिखा है, यात्रियों की सुरक्षा के लिए संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इंडियन रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे ने। अगली न्यूज पर चलते हैं। 25 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महिला के समर्थन से लैंगिक हिंसा को खत्म करने के उद्देश्य से अब कोई बहाना नहीं अभियान किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से। तो याद रखिएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से अब कोई बहाना नहीं अभियान शुरू किया है 25 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महिला के समर्थन से लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के लिए। अगली न्यूज पर चलते हैं। हाल ही में सऊदी अरब के जिद्दा में आयोजित आईपीएल 2025 की नीलामी में कौन आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी, कौन आईपीएल इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए, मतलब सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये बने हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि वेंकटेश अय्यर सबसे महंगे ऑलराउंडर बने हैं। इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं बिहार के समस्तीपुर के 13 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यक उत्थान के लिए अमेरिका के मैरीलैंड में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़, जिसे AIAM कहते हैं, इसके द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? मतलब कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इस पुरस्कार का नाम है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। एक बार फिर से न्यूज को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यक उत्थान के लिए अमेरिका के मैरीलैंड में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज AIAM द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो इस पुरस्कार का नाम है डॉक्टर
डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटी, जिसे AIAM कहते हैं। AIAM जो है एक नवगठित NGO है जो भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए काम करता है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है 25 नवंबर को किसको ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो 25 नवंबर को ब्राजील का जो अगला राजदूत नियुक्त किया गया है ये दिनेश भाटिया जी को नियुक्त किया गया है। 25 नवंबर को ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, दिनेश भाटिया जी को नियुक्त किया गया। अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो दिनेश भाटिया जी हैं अर्जेंटीना गणराज्य में राजदूत हैं, लेकिन ये नवंबर की बात हो रही है। अब हो सकता है कि ये नियुक्त हो चुके हों ब्राजील के राजदूत। ये तब की बात है जब 25 नवंबर में इन्हें नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई थी। उस समय अर्जेंटीना के राजदूत थे। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज है 28 नवंबर को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हेमंत सोरेन जी ने। हेमंत सोरेन जी कौन सी पार्टी से? झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो कहते हैं या JMM कहते हैं इंग्लिश में, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ने 23 नवंबर को हुई मतगणना में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अगर हम बात करें 23 नवंबर को हुई मतगणना में इंडिया गठबंधन ने 56 सीटें प्राप्त की, वहीं बीजेपी को 21 सीटें प्राप्त हुई। अगली न्यूज पर चलते हैं। 27 नवंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस मंत्रालय द्वारा E-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया? अगर हम बात करें E-फाइलिंग पोर्टल के बारे में बात करें तो ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। E-फाइलिंग जो पोर्टल है 27 नवंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस मंत्रालय द्वारा E-फाइलिंग पोर्टल को लॉन्च किया गया? ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा E-फाइलिंग पोर्टल को लॉन्च किया गया है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। अगली न्यूज है 28 से 30 नवंबर तक भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अगर हम बात करें अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास जो भारत और सिंगापुर सशस्त्र बलों के मध्य आयोजित होता है, इस वर्ष 28 से 30 नवंबर 2024 तक ये आयोजित किया गया महाराष्ट्र के फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली में। ये इसका 13वां संस्करण था। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज है 29 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल का 11वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सैरेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया केरल के कोच्चि तट पर। तो याद रखिएगा, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का 11वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास, जिसे हम कहते हैं सैरेक्स, ये 2024 के लिए कब आयोजित किया गया? 29 नवंबर 2024 को। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया? केरल के कोच्चि तट पर। अगली न्यूज को देखते हैं। अगली न्यूज है 29 नवंबर को किसने बाल विवाह मुक्त भारत नामक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया? तो जो बाल विवाह मुक्त भारत नामक जो राष्ट्रीय अभियान है, इसका शुभारंभ जो है 29 नवंबर को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, जिनका नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी जी हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की। अगली न्यूज को देखते हैं। अगला प्रश्न है 25 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन AIM को 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए कितने रुपए के आवंटित बजट के साथ जारी करने को मंजूरी प्रदान की है? तो 2750 करोड़ रुपए के आवंटित बजट के साथ इसे जो अटल इनोवेशन मिशन है, इसे अटल इनोवेशन मिशन AIM 2.0 या 2.0 कह लीजिए के नाम से 31 मार्च 2028 तक 27,250 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ इसे जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है 27 नवंबर को केंद्र सरकार ने कितने वित्तीय परिव्यय के साथ पेन 2.0 परियोजना को मंजूरी प्रदान की? अगर हम बात करें 2.0 परियोजना को जो मंजूरी प्रदान की है केंद्र सरकार ने पेन 2.0 परियोजना को, ये 1435 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना को उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से करदाता पंजीकरण प्रणाली को बदलना है। अगली न्यूज है 25 से 30 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA
इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा जो 2024 का आयोजन है, इसका आयोजन 25 से 30 नवंबर तक कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। और आज की जो लास्ट न्यूज है उसको देख लेते हैं इस वीडियो की। 1 दिसंबर को कौन ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए चीफ बने? अगर हम बात करें ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए चीफ के बारे में, तो ये बने हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी बने हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हमारे फेसबुक और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक, तो आप ज़रूर जुड़िए। और दोस्तों, आपको आगे भी वीकली करंट अफेयर मिलती रहेगी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।